हेलो। इसमें तो कहीं आवाज़ का तो कुछ नहीं है। हेलो। हाँ हाँ श्योर। हैं? हाँ हाँ होल्ड पे स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है ठीक है। हाँ मैं कर रहा हूँ। कितनी देर का है? ठीक है ठीक है ओके। हाँ वो कर दूँगा मैं। ओके थैंक यू। नमस्कार। मैं जनसुलभ पुस्तकालय का आभारी हूँ कि उन्होंने निर्मल वर्मा पर उनके मृत्यु माह के अंतर्गत एक श्रृंखला आयोजित की, उन पर विचार विमर्श की। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से काफ़ी दशकों तक जानता रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूँगा। मुझे याद आता है कि 1990 में हमने उन पर पूर्वग्रह में जो निबंध छपे थे, लगभग 16 निबंध, और उनसे एक लंबी बातचीत, वो पुस्तकाकार प्रकाशित की थी। तब निर्मल जी की आयु 60 से ऊपर हो चुकी थी, पर उन पर ये पहली पुस्तक थी। और जिन प्रमुख लेखकों को का सहयोग मिला पूर्वग्रह को, उनमें निर्मल जी बहुत महत्वपूर्ण थे। मैं इस उनकी कथा भाषा पर मदन सोनी कल बहुत अच्छा सारगर्भित बोल ही चुके हैं। उनके कहानी उपन्यासों पर भी लोगों ने बोला ही है। मैं उनके एक दूसरे पक्ष की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो अपेक्षाकृत कम एक तरह से देखा परखा गया है। वो हिंदी के श्रेष्ठ कथाकार हैं, और अगर वो सिर्फ कथाकार ही रहते तब भी श्रेष्ठता तो अर्जित कर ही चुके थे। लेकिन उन्होंने आलोचना भी लिखी, और वो अगर आलोचना न लिखते तब भी श्रेष्ठ कथाकार बने रहते। पर जो बात अपेक्षाकृत कम ध्यान में आई है कि वे श्रेष्ठ आलोचक भी हैं। उनकी आलोचना के 3 विशिष्ट क्षेत्र हैं। पहला सभ्यता बोध, दूसरा कला बोध, और तीसरा साहित्य बोध। और इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि निर्मल जी अपने के पहले के अज्ञेय और मुक्तिबोध, और अपने समवयसी विजय देवनारायण शाही, और अपने से युवतर मलयज, ये सब जो रचनाकार आलोचक हुए हैं उनमें आते हैं। और रचना और आलोचना दोनों ही क्षेत्रों में निर्मल जी के यहाँ अवधारणाओं और दृष्टि की मेरे हिसाब से 2 त्रयियाँ बनती हैं। पहली त्रयी है यातनामय विवेक, औपनिवेशिकता से पड़ी भारतीय मानस में फांक का तीखा बोध, और तीसरा अभिशप्त आधुनिकता। इससे अगर आगे चलें तो एक और त्रयी बनती है रहस्य, विस्मय और पवित्रता का पुनर्वास। और इन दोनों को मिलाकर अगर फिर एक त्रयी बनाना चाहें, तीसरी, तो आप कह सकते हैं सृजन, विचार और अध्यात्म। जो भी हो,
आप जैसे भी उसे देखें, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो वैचारिक सघनता, वैचारिक सजगता और सृजनात्मक बेचैनी उनके गद्य में है, वो बेजोड़ है और हिंदी में एक तरह से अप्रत्याशित भी है। हम पहले सभ्यता बोध को लें। भारतीय समाज में जो फांक पड़ी औपनिवेशिक हस्तक्षेप और 200 वर्ष के बाद, उसको निर्मल जी ने बहुत सूक्ष्मता से और उसकी सारी जटिलता में पकड़ा है। वो कहते हैं, लगता है जैसे हम परंपरा और आधुनिकता के हाशिए पर जी रहे हैं। न एक में हमारा घर है, न दूसरे में हमारी सुरक्षा। फिर आगे कहते हैं, जैसे मेरी चेतना के बीचों बीच एक फांक खिंच गई है। एक तरफ आधुनिक अनुभव जो मेरे वास्तविक यथार्थ को प्रतिध्वनित करता है, दूसरी तरफ अखंडित संपूर्णता का अनुभव जिसमें मेरी संस्कृति का स्वप्न छिपा है। अब ये जो अपनी दुविधा को, अपने तुचित्तेपन को पकड़ने की खूबी है, उसमें एक ज़माने में निर्मल जी को भारत व्याकुल कहा गया था। उनकी भारत व्याकुलता क्या थी, क्या है? समूची सृष्टि की पवित्रता, संपूर्ण सार्थक जीवन मर्यादा, समग्रता की पवित्र और सार्वभौमिक भावना, समूचे यथार्थ की एक अखंडित अस्मिता और विशिष्ट जीवन पद्धति की लौ, संलग्नता के सर्वव्यापी बोध से गंवाए जाने से बेखबर नहीं। तो ये जो समग्रता का स्वप्न है जो खंडित हुआ, निर्मल जी के सभ्यता बोध में इसकी एक केंद्रीय जगह है। और वैसे तो उन्होंने ये भी कहा है कि पश्चिम के लोकतंत्र और सोवियत अधिनायकवाद को एक ही किस्म की आधुनिक सभ्यता के दो पहलू और मानव जात की मात्र के लिए अस्तित्व के लिए खतरा, ये उन्होंने माना है, कहा है। लेकिन ये कोई सरल बाबावाद नहीं है, बल्कि निर्मल वर्मा ने कड़े शब्दों में महर्षियों, भगवानों, साईं बाबाओं, बाल योगों की भर्त्सना की है और भारतीय अध्यात्म के मसीहाओं और पश्चिमी सभ्यता की विक्षुब्ध पीढ़ी के बीच समन्वय को आत्मछलना का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। तो ये सभ्यता बोध जिस तरह से अभिव्यक्त हुआ है और इसकी जो पड़ताल निर्मल जी ने की है, हिंदी में पूर्व पश्चिम के द्वंद्व की और उनके अलगाव की और उनकी परस्परता की बहुत लंबी परंपरा नहीं है। इस पर निर्मल जी ने तो एक पूरी पुस्तक ही यूरोप और भारत लिखी थी। लेकिन एक तरह से देखें तो वो इस सभ्यता समीक्षा के अंतर्गत प्रसाद, अज्ञे, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस परंपरा में आते हैं। इनमें से बहुतों से वो असहमत होंगे, बहुत उनसे असहमत होंगे, ये अलग बात है।
और इस बात का उनको एक तीखा बोध है। कल राधा वल्लभ त्रिपाठी किसी अन्य प्रसंग में इसका जिक्र कर रहे थे कि 17वीं 18वीं शताब्दियों के भारत का जो समय था, औपनिवेशिक सत्ता ने जैसे उसको छीन लिया और उसकी जगह एक दूसरा समय थोप दिया, और एक तरह से हम उस दूसरे समय में रह रहे हैं और हमारा पहला समय हमसे छूट चुका है। तो ये जो छीना झपटी हुई है और उसके जो परिणाम हमारी संस्कृति में हुए हैं, उन पर बहुत तीक्ष्ण दृष्टि और अंतर्दृष्टि निर्मल जी की रही है। ये उन्होंने एक व्यावहारिक स्तर पर तो वो इतिहास का स्वीकार है, लेकिन मनीषा के स्तर पर उसके दबाव की उपेक्षा है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक अनुभव और सेकुलर अनुभवों के बीच यूरोप की तरह विभाजन रेखा नहीं है। निर्मल जी आधुनिकता की जो बद्धमूल हिंसा, जो नृशंसता, जो दमन, जो विस्मृति, विखंडन, इसका पूरा नोटिस लेते हैं अपने विचार में। वो एक आधुनिक व्यक्ति हैं और आधुनिकता को वो तरह तरह से देखते हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि इस आधुनिकता में समग्रता और समावेशिता का स्वप्न नहीं पला, न इस पर हावी हुआ, इसलिए ये अभिशप्त आधुनिकता है। जैसा मैंने शुरू में कहा, वो आधुनिकता को एक तरह से अभिशप्त मानते हैं, क्योंकि उसमें समग्रता का और उनके हिसाब से पवित्रता का कोई स्वप्न नहीं बचा है। अगर इससे हम थोड़ा आगे चलें, ये तो हुई उनकी सभ्यता बोध की बात, जो काफ़ी विस्तार से उनके वैचारिक लेखन में भी आई है। दूसरा है उनका कला बोध। ये कला बोध आधुनिक भारतीय कला के बहुत सारे बड़े मूर्धन्य कलाकार निर्मल जी के घनिष्ठ मित्र थे, और एक तरह से वो एक साहित्य में और विचार में निर्मल जी को अपना विश्वसनीय सहचर मानते थे। कला बोध भी निर्मल जी का जो उस पर उन्होंने बहुत गंभीरता से विचार किया है, और उनका एक निबंध जो हमने पूर्वग्रह में ही छापा था, कला और समाज, उसमें वो कहते हैं, शायद मनुष्य के सारे कार्यकलापों में सबसे ज़्यादा पेचीदा काम कलाओं का यह दोहरा चरित्र ही है, जो एक ओर तो यथार्थ से अद्भुत साम्य रखता है, लेकिन दूसरी तरफ इसका अपना निजी संसार है। यह कला को विरोधी, अगर वह यथार्थ की छाया मात्र है तो फिजूल है, अगर वह पूरी तरह स्वायत्त है, अपने आप में प्रभु सत्ता संपन्न, तो इस पर किसी भी सामाजिक और राजनीतिक दबाव का कोई प्रभाव नहीं होता। वह प्रभाव जिसका खतरा कला पर हमेशा बना रहता है। दरअसल स्वप्न जैसे यथार्थ और यथार्थ जैसे स्वप्न के बीच कला जिस तरह का नाजुक संतुलन बनाए रखती है, यह दोनों दुनिया में कला व्यवसायियों और भाववादियों के लिए निरंतर झुंझलाहट और निराशा का कारण है।
नतीजे में ये अपना बदला लेते हैं। एक इसे सत्ता का पिछलग्गू बनाता है और दूसरा केवल सौंदर्य शास्त्रीय वस्तु। और ये कला पर जो चिंतन है निर्मल जी का, वो जो भी आधुनिक कला के बारे में अंग्रेजी में बहुत सारा जो चिंतन हुआ है उससे कहीं बेहतर है और कहीं ज़्यादा गहरा और सघन है। जैसे देखिए, वो कहते हैं सारी कलाएं मनुष्य और प्रकृति के अलगाव का अक्स हैं, लेकिन साथ ही इस अलगाव को फलांगने की कोशिश मानवीय चेतना का एक बेहतरीन कर्म है। यूँ कला की यह फलांग वर्तमान वास्तविक या शरीर नहीं है, बरक्स इसके वर्तमान के स्पर्शज्ञेय शरीर के उत्सव में, जहाँ अनुभव गम्यता को सच कर दिखाया जाता है। ये धार्मिक या रहस्यवादी फलांग से बिल्कुल अलग है, जहाँ वर्तमान स्वयं जीता या नकारा जाता है। लिहाजा रचना कर्म एक साथ वर्तमान में मूल वास्तविकता की अभिपुष्टि और आलोचना दोनों ही है। मुमकिन है ये वास्तविक मूल स्वप्न का विकृत रूप हो, लेकिन इसी के रहते स्वप्न की स्मृति सुरक्षित बनी रहती है। आपको याद होगा, आप में से कुछ को तो, कि टॉल्स्टॉय ने अपने अंतिम वर्षों में कला के व्यर्थ होने की बात कही थी। कला का क्या अर्थ है? निर्मल जी इसी निबंध का समापन इससे करते हैं। दरअसल वो अर्थ नहीं था जो टॉल्स्टॉय ने कला में खोजना चाहा था, क्योंकि कला न तो रोटी ही की बदल हो सकती है, न बुराइयों के विरुद्ध हथियार की तरह काम दे सकती है। फिर भी हम वे उपन्यास पढ़ते हैं जो स्वयं टॉल्स्टॉय ने लिखे हैं, और अब हम जानते हैं कि सिर्फ कला हमें क्या दे सकती है। वो है रोशनी का एक ऐसा नाजुक हल्का जो धुंधले शीशे के आर पार देखने में हमारी मदद करता है। सिर्फ अंधेरे का चरित्र ही नहीं, अपनी भूख की गहराई भी। तो ये जो कला की बारीकी है, इसको निर्मल बहुत ही खूबी से पकड़ते हैं, और एक तरह से आश्चर्य होता है कि हिंदी में कला के बारे में इतना सूक्ष्म और सारी जटिलताओं को संबोधित करता हुआ चिंतन हुआ है। एक दिलचस्प वाक़या ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। फूल फिदा हुसैन एक दिन यकायक हमारे घर में प्रकट हुए। हम शाहजहाँ रोड पर रहते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिख ली थी हिंदी में, और वो चाहते थे कि निर्मल जी उसकी भूमिका लिखें। वैसे हुसैन के राम कुमार बड़े घनिष्ठ मित्र थे, जो निर्मल जी के बड़े भाई थे और बड़े चित्रकार थे, पर उन्होंने कहा नहीं, तुम मेरे साथ चलो, और हम लोग निर्मल से आग्रह करते हैं। तो हम लोग गए। बहरहाल M.F. हुसैन की कहानी अपनी ज़ुबानी ये प्रकाशित हुई, और इसकी जो भूमिका है वो निर्मल जी ने लिखी है। और उस भूमिका को मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ कि इसमें प्रकट होता है कि उनको कितनी पैनी समझ है। हुसैन का समय एक लीक पर अग्रगामी दिशा में नहीं चलता। वहाँ बहुत सी दिशाएं एक दूसरे में गुथी दिखाई देती हैं, विभिन्न कालखंडों का बहुआमी कोलाज। उनका अतीत कोई बीता हुआ विगत नहीं है,
वह एक नदी की तरह उनके वर्तमान के पाटों पर बहता है, सतत प्रवहमान। जो कभी था वो अब भी है, वहाँ कुछ भी नहीं बीता, न पंढरपुर की पोटली, न दादा की अचकन, न अपनी नई माँ के नंगे कोमल पैर जो उनके घाघरे से बाहर निकल आज भी उन्हें चलती ट्रेन के डिब्बे में दिखाई दे जाते हैं। वो अपने दादा के बर्तन इतने चहेते थे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। अब छुटपन में किसी ने उनसे पूछा, तुम कहाँ से आए? तो उत्तर देने में वो एक क्षण भी नहीं हिचकिचाए, दादा के पेट से। हुसैन की दुनिया एक कार्निवाल, एक उत्सव, एक मेला, एक सर्कस का मिला जुला समारोह है। वहाँ सब कुछ संभव है। निर्मल जी ने यही नहीं कि ये बात देखी, ये हुसैन हैं जो सिमटे हुए उजाले में सारा ब्रह्मांड देख लेते हैं। उनके लिए सुंदरता उसमें नहीं है जिसका कोई प्रयोजन है, वह खुद उसके होने में है। चाहे वह आकाश में उड़ते हुए पहाड़ ले जाते हुए हनुमान से हों या दो पक्षियों की साइकिल पर सवार हुसैन। साइकिल का जादू क्या पहाड़ की भव्यता से कम है? उन्होंने साइकिल की स्तुति पर भी लिखा है। और आपको याद होगा कि ये हुसैन के एक तरह से दबाव में हुए देश निकाले के पहले की बात है, लेकिन उनकी प्रदर्शनियों को भंग करने का काम शुरू हो गया था। उस पर भी इस भूमिका में निर्मल जी ने टिप्पणी की है। क्या ये अजीब विडंबना नहीं है कि हुसैन के भीतर पहली बार जिस व्यक्ति ने भारतीय संस्कृति के महाकाव्यों रामायण और महाभारत के प्रति प्रेम जगाया था, वो एक नास्तिक समाजवादी हिंदू थे, राम मनोहर लोहिया। उनसे कितना अलग जिन्होंने कुछ वर्ष बाद उसी संस्कृति के नाम पर अहमदाबाद की गुफा में उनके चित्रों को तहस नहस कर डाला था। हुसैन के जीवन में धर्म ने उसी तरह चुपचाप प्रवेश किया था जिस तरह सौंदर्य ने। तो ये एक कलाकार पर, एक कथाकार चिंतक व्यक्ति का लिखा हुआ निबंध है जो भूमिका के रूप में प्रकाशित है। उनका एक निबंध जो कलाकृति और आलोचना की मर्यादा, उसमें वो कहते हैं, संस्कृति जो एक समय में कला की संरक्षित पीठिका थी, उसे पोषित करती थी, जिसके रहते दांते और तुलसीदास जैसे कवियों को सहज रूप से ही अपने काव्य संसार के भरे पूरे रूपक व प्रतीक मिलते थे, अब उस संस्कृति ने अपनी परंपरागत भूमिका छोड़ दी है। आज का सुसंस्कृत मनुष्य कोई भी हो, कलाकार नहीं है। उसका ऐसी संस्कृति से कोई सरोकार नहीं जिसने व्यक्ति की स्वायत्तता के नाम पर उसे आत्मशून्य बना दिया है और समूह के नाम पर लोक स्वभाव की सहज धारा और स्मृति को सुखा दिया है। हालांकि आप देखेंगे कि निर्मल जी कला के बारे में बात करते हुए लगातार ये चिंता व्यक्त करते हैं कि कैसे कलाएं और उनकी सांस्कृतिक स्थिति अब पूरी तरह से बदल गई है और उनका जो संकट है वो स्थायी है, क्योंकि जो सांस्कृतिक संकट है उससे निपटने का कोई उद्यम नजर नहीं आता।
मैंने कहा था कि ये तो मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी झलक दे रहा हूँ आपको, ताकि आप जा सकें और सोच सकें कि उन्होंने सभ्यता पर, संस्कृति पर, कलाओं पर, विशेषतः चित्रकला पर, और फिर साहित्य पर क्या लिखा है। उनके एक ही संग्रह में आप देखें, ढलान से उतरते हुए, तो 4 निबंध हैं। उपन्यास की मृत्यु और उसका पुनर्जन्म, कहानी एक शुद्ध विधा, प्रेमचंद की उपस्थिति और मलयज की मृत्यु पर। वो ऐसे कथाकार भी हैं जिन्होंने अपनी मूल साहित्यिक प्रेरणाओं में कविता को शामिल किया है। उनका एक लंबा इंटरव्यू हम लोगों ने लिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था, उन वर्षों में मुझे रिल्के की कविताओं ने बहुत प्रभावित किया, और केवल कविताएं ही नहीं बल्कि उनके गद्य ने भी। उन्होंने जो चिट्ठियां लिखी वे मैं समझता हूँ कला के बारे में सबसे सुंदर और गहरी जानकारी देने वाली हैं। इलियट भी उन दिनों मेरे बहुत निकट रहे। एक समय था जब इलियट के 4 क्वार्टेट्स मुझे उतनी ही शांति देते थे, और आज भी देते हैं, जितनी शांति मुझे सुबह भगवद गीता पढ़ते हुए मिलती है। इन कविताओं से मुझे बहुत गहरा स्थिर आलोक मिलता था। बाद में जब मैं रूसी कवियों के संपर्क में आया तो मुझे सबसे अधिक बोरिस पास्टरनाक, अन्ना अख्मतोवा और बाद के वर्षों में मेरीना स्वेतयावा की कविताएं बहुत ज़्यादा पसंद आईं। फ्रांस के सुररियलिस्टिक कवि, विशेष रूप से पॉल एलुआ की कविता भी मुझे आकर्षित करती रही। लोरका पर बहुत पहले मैंने एक लेख भी लिखा था। मुझे उनकी कविताएं और नाटक दोनों ही अपनी संवेदना के बहुत करीब जान पड़ते हैं, शायद इसलिए कि उनका स्पेनिश परिवेश, उनका मायावी मुहावरा हिंदुस्तान से बहुत मिलता जुलता था। यही नहीं बल्कि उन्होंने विचार कर रहे थे वो संस्कृति, समय और भारतीय उपन्यास पर। उनका निबंध है, फिर पूर्वग्रह में छपा था, लेकिन उन्होंने उसमें फिर कविता का हवाला दिया। आधुनिक हिंदी कविता में कल्पना को पुनर्प्रतिष्ठित करने का संघर्ष काफ़ी लंबे अरसे तक चलता रहा है। बहुत हद तक वह जीता भी जा चुका है। ये संघर्ष कविता का बाहर से नहीं बल्कि अपने से, अपने बीच शब्दों की यथार्थता को खोजने का संघर्ष रहा है। मुक्तिबोध जैसे कवि को हमने उसकी कल्पना लोक की शर्तों पर स्वीकार किया है। अपनी शर्तों पर हम बरसों उन्हें उपेक्षित करते आए थे। जिस जमीन पर आधुनिक हिंदी कविता ने संघर्ष किया था वो उसे लंबी विरासत से उपलब्ध हुई थी। एक लंबी परंपरा का रेफरेंस उसके पास था। तोड़ने की प्रक्रिया, जुड़ने की तीव्र आकांक्षा निहित थी। इसलिए नहीं कि चीख भी कहीं दूर अंधेरे में हा की कौंध पैदा करती थी। ये संघर्ष बाहरी खूंटों से पर न होकर खुद कविता की भाषा और संस्कारों में गुत्था था। अतः आधुनिक हिंदी कविता अपने सर्वोत्तम क्षणों में नए या पुराने, पश्चिम या जातीय प्रभावों का झगड़ा न होकर स्वयं अपने को नए संदर्भ में परिभाषित करने की कोशिश थी। यही कारण है कि आज जिसे हम नई कविता कहते हैं, जिसमें पिछले 30 वर्ष का संघर्ष शामिल है, वह खुद में आलोचनात्मक कविता है। ये बात वो कह रहे हैं 8वें दशक के अंत होने के पहले, और उपन्यास पर
बात करते हुए उपन्यास पर और कहानी पर निर्मल जी ने जो विचार किया है वो उन सारे विचारों से, अवधारणाओं से बिल्कुल अलग है जो आम तौर पर उपन्यास और कहानी को लेकर उसके बहुत सारे पक्षधरों और अलंबरदारों ने पेश की हैं। निर्मल उपन्यास को भी और कहानी को भी एक व्यापक, जगत व्यापी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और वो ये कहते हैं कि मसलन गोदान में जो होता है, कितना भिन्न है होरी का चरित्र पश्चिम के क्लासिक उपन्यास पात्रों से, जो एक घटना से दूसरी घटना की तरफ बढ़ते हुए अपने को उद्घाटित करते हैं, एक आयाम को छोड़कर नितांत नया गुणात्मक रूप से भिन्न आयाम ग्रहण करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि समूचे उपन्यास में होरी बदलता नहीं या अलग अलग मौक़ों पर उसकी प्रतिक्रियाएं नहीं बदलती, किंतु यह बदलाव, ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं वास्तव में एक स्थिर चरित्र की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। वो चरित्र नहीं बदलता, उसके चित्र बदलते हुए भी एक आयामी धुरी पर कायम रहते हैं, एक ऐसे वृक्ष की तरह जो हवा के थपेड़ों से कभी झुकता है, कभी सिर उठाता है, लेकिन अपनी ज़मीन नहीं छोड़ता। यह पात्र जिसका जीवन किसी पश्चिमी उपन्यास में नहीं मिलता, क्या उसी पश्चिमी उपन्यास की विधा उसके जीवन के अनुकूल थी? क्या यही कारण नहीं है कि बरसों से हम गोदान को एक मिश्रित प्रक्रिया में प्रस्तुत करते और महसूस करते आए हैं, गर्व और संकोच के मिले जुले भाव में एक उत्कृष्ट उपन्यास, लेकिन और वो एक ऐसी धारणा प्रस्तुत करते हैं कि इतिहास और मिथक, समय और स्मृति, इन दो उजले अंधेरे छोरों के बीच भारतीय उपन्यास जिस ज़मीन को समेटेगा, उसके लिए जिस फॉर्म को ढूंढना होगा, वहाँ उस ज़मीन पर भारतीय लेखक न शुद्ध रूप से दर्शक रहेगा, न विदेशी उपन्यास की तरह, न पूर्ण रूप से भोक्ता, एक औसत भारतीय की तरह। वह न तो इस अर्थ में एक अलगावग्रस्त बुर्जुआ लेखक बन पाया है जो अपने अलग आत्मसजिक व्यक्तित्व के बाहर अपने अतीत स्मृतियों और संस्कारों से अलग रह सके, न इन संस्कारों की स्मृतियों से इतना अविच्छिन्न रूप से जुड़ा है कि बाहर के अपने 200 वर्षों के यूरोपीय अनुभव से अर्जित आत्मचेतना की उपेक्षा कर सके। वो बाहर भी है, भीतर भी, वैयक्तिक भी है, निर्वैयक्तिक भी, समय से आक्रांत है तो इतिहास का अतिक्रमण करने का मिथक बोध भी उसमें है। इन दोनों पाटों के बीच अंतर्द्वंद और इतिहास की इस जाति विडंबना का दबाव हम जितनी तीव्रता से महसूस करेंगे, उतना ही हमारा यह एडवेंचर प्रामाणिक और अर्थ हो सकेगा। भारतीय उपन्यास, क्या भारत में उपन्यास संभव है? क्या उपन्यास को वही का जो ढांचा यथार्थवादी इत्यादि इत्यादि पश्चिम से हमने लिया वो हमारे लिए पर्याप्त है, या हमारी अपनी है? इस पर हमारे यहाँ बहुत कम विचार हुआ है, और निर्मल जी उन पहले व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने इस पर गंभीरता से विचार किया और उसको वो सामने लाए। अब कहानी पर, कहानीकार थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि उपन्यासकार उतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे कहानीकार। बहरहाल ये बहस का मसला है।
इस अर्थ में हिंदी साहित्य में कफन शायद पहली ब्लास्फेमस कहानी है। जिस क्षण बाप बेटे ने घर की औरत के कफन के पैसों से शराब का कुल्हड़ मुंह से लगाया था, उस क्षण पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता का स्वाद भी चखा था। ये क्षण वो था जब प्रेमचंद के समाज में व्यक्ति का जन्म हुआ था। यह जन्म मृत्यु और श्मशान की छाया में हुआ था। दो पियक्कड़ हिंदुस्तानियों का मुक्ति समारोह। अपनी अंतिम कहानी में प्रेमचंद पूरा एक दायरा पूरा कर गए थे। जिस समाज के लिए उनके पात्र आज तक अपने को होम करते आए थे, उसके एवज में यह समाज गोदान के लिए न सही, कफन के एक चिथड़े के लिए 4 पैसे नहीं जुटा सकता। ज़रूर जुटाएगा, औरत की मुर्दा देह के लिए नहीं तो अपनी मुर्दा मर्यादाओं को ढकने के लिए ही सही। प्रेमचंद कहानी कफन में हिंदी साहित्य में व्यक्ति के जन्म की बात निर्मल जी ने की है। मैं तक जानता हूँ प्रेमचंद पे जितना भी लिखा गया है उसमें इस तरह की खोज किसी ने करने की चेष्टा नहीं की है। अब एक और प्रसंग है, हम लोगों ने जैनेन्द्र कुमार पर एक आयोजन किया था भारत में, और उसमें निर्मल जी भी थे, बहुत सारे कथाकार जमा थे और वो अद्भुत समारोह था। और जैनेन्द्र जी की उपस्थिति में निर्मल जी ने जो कहा उसका एक अंश में आपको सुनाता हूँ। दिलचस्प बात यह है, और फिर देखिए कविता में क्या हो चुका है और वो कहानी और उपन्यास में नहीं हो रहा है या नहीं हो पाया है, इसकी और बार बार निर्मल बहुत मतलब कौशल से और तीक्ष्णता से इशारा करते हैं। जबकि हमारे यहाँ उनके समवयसी कहानीकार और कहानीकार ज़्यादातर इसी में लगे हुए थे कि कविता एक पिछड़ी विधा है और अब तो ये कहानी का युग आ गया है और नई कहानी हो जाने क्या क्या। निर्मल क्या कह रहे हैं? दिलचस्प बात यह है कि छायावादी कवियों महादेवी वर्मा, सुमित्रनंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद ने अपने समय में न केवल कविता का बल्कि अपने समय की कविता का बहुत ही अनुभूतिपूर्ण विश्लेषण किया था। इस विश्लेषण की अपनी बहुत गहरी सीमाएं हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन यह प्रेरणा कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसे जांचें परखें, उसके लिए कोई नए निष्कर्ष ढूंढें और इस चीज़ को विश्लेषित करें कि ये कविता किस तरह पुरानी कविता से अलग है। यह प्रेरणा है या आकांक्षा ही अपने में एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। लेकिन जैनेन्द्र जी के समकालीनों में हमें इस तरह की कोई आकांक्षा दिखाई नहीं देती। अज्ञे ने कविता के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन शेखर जैसे उपन्यास को लिखने के बाद भी उसके गठन और फॉर्म के पीछे क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, इसका कोई चिंतनशील विश्लेषण उनकी आलोचना के स्तर पर नहीं दिखाई देता। जैसा उन्होंने रूपवादी कविता का विश्लेषण किया, वैसा कथा साहित्य को लेकर कोई उन्मेष उनमें दिखाई नहीं देता। आश्चर्य की बात यह है कि जैनेन्द्र जी जो चिंतन के स्तर पर हमेशा सोचते रहे हैं अनेक समस्याओं के बारे में, चिंतन का वो क्षेत्र सृजन के क्षेत्र से दुर्भाग्यवश काफ़ी अलग रहा है। अब ये जो पकड़ है ये जैनेन्द्र जी के सामने कहा जा रहा है, वो बैठे हैं सामने, तो ये सिर्फ साहस की बात नहीं है, यद्यपि उसकी भी है, लेकिन ये समझ की बात ज़्यादा है। और दृश्य को और क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको पकड़ के किसी को छोटा या बड़ा करने की चिंता नहीं है। ये चिंता है एक तरह से साहित्य के बारे में एक नए किस्म से सोचने को प्रोत्साहित करने, और वो प्रोत्साहन
जैसा कि मैंने आपके सामने, वो प्रोत्साहन मिलता है जब निर्मल कविता, विचार और कथा इनको मिलाते हुए इनमें आपस में एक तरह का संवाद स्थापित करते हैं। ये पीढ़ी थी, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, निर्मल वर्मा, कृष्णमल देव वैद और कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती ने तो मुक्तिबोध पर पूरी एक पुस्तक ही लिखी। वैद ने अपनी डायरियों में तरह तरह से कविता पर टिप्पणियाँ की हैं और निर्मल जी की मैंने टिप्पणियाँ सुनाई। ये त्रयी जो थी, ये साहित्य में इस तरह का विभाजन, कथा आगे है और कविता पीछे है और आलोचना तो खैर और बहुत पीछे है, इसमें विश्वास करने वाली नहीं थी। इसकी एक आलोचक वृत्ति थी जो निर्मल जी में सबसे प्रखर है और वैद साहब के यहाँ बहुत विडंबना पूर्ण है और कृष्णा सोबती के यहाँ वो एक अधिक संयत और शालीन धरातल पर है। पर ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि कविता पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कथाकार करते हैं। खुद कविता के आलोचकों को इससे सोचने के लिए बहुत सामग्री मिलती है, उकसावा मिलता है। मैं समझता हूँ कि जो बातें प्रेमचंद के बारे में, मुक्तिबोध के बारे में, नई कविता के बारे में जो सब कही हैं निर्मल जी ने एक स्तर पर, दूसरे पर जो कहानी के बारे में और उपन्यास के बारे में, उपन्यास की विडंबना के बारे में, ये सब बहुत ही हिंदी में एक मौलिक अवदान है और इस अवदान की वैसी जांच परख नहीं हुई है। मैं तो समझता हूँ कि कुछ युवा लोग अगर ये सुन रहे हों तो उन्हें, और अगर उनके उत्तराधिकारी या परिवार से अनुमति मिल जाए तो एक संचयिता बनानी चाहिए निर्मल के वैचारिक गद्य की। अलग अलग पुस्तकें तो हैं ही खैर, लेकिन एक संचयिता भी बनाना चाहिए। और ये जो एक बड़े लेखक को फिर से पढ़ने का जो सुख है, हम में से बहुतों के को, कई जिनको हम बड़ा मानते थे, पढ़ने पर अब वैसा सुख नहीं मिलता। अक्सर हम इसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम उनके सार्वजनिक प्रशंसक रहे हैं, लेकिन अब वो हमारे काम के नहीं आते। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको आप बार बार पढ़ सकते हैं और निश्चय ही निर्मल वर्मा एक ऐसे लेखक हैं जिनको दोबारा पढ़ने पर भी आप उतनी ही विचारोत्तेजना और उतनी ही गर्माहट और चीज़ों को नए ढंग से देखने की इच्छा पाएंगे, जो एक बड़े लेखक का हर समय में प्रासंगिक बने रहने का लगभग धर्म होता है। हम में से बहुतों का सौभाग्य था कि हम लोग निर्मल जी के निकट आए, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो बड़ा समय था। अब दुर्भाग्य ये है कि वो समय बीत गया, मूर्धन्यों का समय जा चुका। लेकिन समय उनका कभी जाता नहीं है, मूर्धन्य का समय कभी नहीं जाता। वो हर समय में अपना समय खोज लेता है, पा लेता है और प्रतिष्ठित कर लेता है। मेरा ख्याल है कि निर्मल वर्मा निश्चय ही
उनमें से हैं जिनका समय कभी बीतेगा नहीं। हालांकि जैसा कल मदन सोनी एक दिलचस्प बात कह रहे थे कि उनके यहाँ जो कहा जाता है वो सुना नहीं जाता, और जो सुना जाता है वो कहा नहीं जाता। ये जो विखंडन है, ये जो विसंवाद है, ये जो दूरी है, ये जो अलगाव है, इसके अद्भुत गाथाकार हैं निर्मल वर्मा। मैंने इसी पुस्तक की भूमिका में उन्हें राग विराग की गोधूलि का गल्प रचने वाला कहा था। उनके यहाँ राग भी है, गहरा राग है, बहुत संसक्ति है जीवन से, और दूसरी तरफ विराग भी है, एक उचाटपन भी है, एक चीज़ों को दूर से देखने की सलाहियत भी है। तो बड़ा लेखक वो होता है, हमारे यहाँ तो कहा ही गया है, जो विरुद्धों का सामंजस्य करता है। इसलिए निर्मल वर्मा की कथा संपदा को अपनी महान संपदा का अंश मानकर स्वीकार करना, पढ़ना, गुनना तो ज़रूरी है ही, पर उतना ही ज़रूरी उनकी आलोचनात्मक संपदा को गुनना और स्वीकार करना भी है। उन्होंने जो सूत्र छोड़े, वो कोई विधिवत आलोचक तो नहीं थे, उन्होंने बहुत सारे सूत्र छोड़े उपन्यास के बारे में, सभ्यता के बारे में और चीज़ों के बारे में, जिनका मैंने कुछ का उल्लेख किया। उन सूत्रों को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। हिंदी आलोचना की एक बड़ी परेशानी ये है कि वो इन सूत्रों की न तो पहचान करती है और न फिर इनको आगे ले जाने की कोशिश करती है। हम कितने ही दूर क्यों ना आ गए हों, आज मुझे सोचकर ये दुखद विस्मय हो रहा था कि निर्मल जी को गए 15 वर्ष हो गए। 15 वर्ष से पहले वो आदमी जा चुका, लेकिन उसके जो सूत्र हैं, इन सूत्रों को पकड़ने की ज़रूरत है। और मैं कृतकार्य अनुभव करूँगा अगर मेरी इस बातचीत से आपको इनमें से कुछ सूत्रों की झलक मिली हो, जिनको आप फिर पकड़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद जनसुलभ पुस्तकालय का कि उसने हमारे एक महान कथाकार और विचारक पर ये आयोजन किया और इसका समापन करने का मुझे अवसर दिया, और आप सबका भी जिन्होंने इसको देखा और सुना। धन्यवाद।